नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगातार आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आया जाए। आज मैं आपकी उस रिक्वेस्ट पर एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। 250 महत्वपूर्ण आपको कंप्रहेंसिव वन लाइनर्स मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत करने वाले हैं। टू द पॉइंट आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सकारात्मक रहिएगा, हमारे साथ आपको नंबर 1 कंटेंट मिलता है, क्वालिटी कंटेंट मिलता है। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करिए और यूपी लेखपाल और हमारे चैनल की अन्य सभी पीडीएफ्स आपको बहुत ही कम रेट में एक बार की फीस पेमेंट पर मिल जाएंगी, चाहे फिर आपका यूपी लेखपाल का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति और उसके अनुप्रयोग से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, भारत की प्रमुख विज्ञान नीतियां कौन कौन सी हैं। नीति का नाम है वैज्ञानिक नीति संकल्प एसपीआर 1958। मुख्य उद्देश्य इसका था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो वैज्ञानिक नीति संकल्प जो 1958 में आई थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर आती है प्रौद्योगिक नीति वक्तव्य टीपीएस 1983 में, तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर जोर दिया गया। फिर आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति एसटीपी 2003 में, अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाना इसका लक्ष्य था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति आती है 2013 में। दशक को नवाचार का दशक घोषित करना, प्रतिभाओं को आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। तो 2010 से 2020 तक का जो दशक था उसको नवाचार दशक घोषित किया गया और प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजनाएं बनाई गईं। और जो नवीनतम है वो है STIP 2020। नवीनतम है, ये 2020 में आई है। इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ओपन साइंस फ्रेमवर्क और अनुसंधान का विकेंद्रीकरण, ये इसका पूरा लक्ष्य है। अब हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। भारत की पहली वैज्ञानिक नीति संकल्प साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन एसपीआर 1958 में अपनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की मजबूत नींव रखना था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1971 में देश में विज्ञान एवं तकनीकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1942 में शांति स्वरूप भटनागर द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1942 में शांति स्वरूप भटनागर द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की स्थापना 1986 में की थी, ताकि देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन और जीएम फसलों पर कटिंग एज अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम 2015 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे सीडैक और आईआईएससी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, ताकि देश भर में सुपर कंप्यूटर ग्रिड जैसे परम शिवाय, परम प्रवेगा स्थापित किए जा सके। भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डीएसटी द्वारा किरण और गति जैसी विशेष योजनाएं शुरू की गई। विज्ञान और तकनीकी में उत्कृष्ट और मौलिक योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को सीएसआईआर द्वारा प्रतिवर्ष भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान और तकनीकी में उत्कृष्ट मौलिक योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को सीएसआईआर द्वारा प्रतिवर्ष भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार की नवीनतम STIP 2020 नीति का मुख्य फोकस ओपन साइंस फ्रेमवर्क और आत्मनिर्भर भारत के तहत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रणाली लागू करने पर है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF एक्ट 2023 के तहत देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को पोषित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ NRF की स्थापना की जा रही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB की स्थापना 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है। बात करते हैं निधि की। निधि यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप्स को विचारों से लेकर बाजार तक ले जाने में मदद करता है। बात करते हैं भारत सरकार की इंस्पायर नीति। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च योजना का मुख्य उद्देश्य छोटी उम्र में ही वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आकर्षित करना और विज्ञान के अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला जो है वो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 को 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाना है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC DST के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी दिशाओं का आकलन करता है। भारत के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2035 टेक्नोलॉजी विजन 2035 दस्तावेज तैयार किया है। CSIR का अरोमा मिशन भारत में सुगंधित फसलों जैसे लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और इत्र उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की एक अत्यंत सफल पहल है, जिसे पर्पल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब बात करेंगे मानक योजना की। तो मानक योजना क्या है? मिलियन माइंड्स आर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। स्कूली बच्चों कक्षा 6 से 10 के बीच नवाचार और रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए DST द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार योजना है। कौन सी? मानक योजना। अब हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा। यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में। ई-गवर्नेंस सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं को नागरिकों तक इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने की आधुनिक प्रणाली है। UPI की अगर बात की जाए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत की NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में विकसित एक तत्काल रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसने भारत को वैश्विक फिनटेक में लीडर बना दिया है। बात करते हैं भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऐसे UPI पर आधारित भारत सरकार का आधिकारिक डिजिटल भुगतान ऐप है, जो फीचर फोन पर भी *99# के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। डिजी लॉकर नागरिकों को उनके पैन कार्ड, आधार और मार्कशीट जैसे महत्वपूर्ण मूल दस्तावेजों को क्लाउड पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और उनका डिजिटल सत्यापन करने की वैधानिक सुविधा देता है। उमंग ऐप क्या है? भारत सरकार का एक ऑल इन वन मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप है, जो नागरिकों को PF, गैस बुकिंग, पेंशन जैसी सभी प्रमुख सरकारी सेवाओं को एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। अगला जो है वो है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश के सभी पुलिस स्टेशनों को आपस में डिजिटल रूप से जोड़ने और अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की व्यापक परियोजना है, और यह अब बनके तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से काम करता है। किसी के चेहरे का स्कैन करेंगे तो बता देगा उसका नाम क्या है और कहां कहां पर उसके आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। भारत में टोल प्लाजा पर वाहनों से बिना रुके स्वचालित रूप से टोल टैक्स काटने हेतु प्रयुक्त फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वायरलेस तकनीकी पर
काम करता है RFID पर। CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत सरकार की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जो हैकिंग, फिशिंग और मेलवेयर जैसे साइबर हमलों से भारतीय इंटरनेट डोमेन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करती है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसे UIDAI द्वारा संचालित किया जाता है और यह सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की, एनकेएन नेशनल नॉलेज नेटवर्क हाई स्पीड एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जो देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और डेटा केंद्रों को सुरक्षित रूप से जोड़ता है। नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक मजबूत खुफिया ग्रिड है, जो संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की मुख्य खुफिया और जांच एजेंसियों के डेटाबेस को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। बात करते हैं ई नाम की। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए कृषि जिंसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा हेतु कृषि उपज मंडी समितियों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार नेटवर्क बनाता है। भुवन पोर्टल की अगर बात की जाए तो इसरो द्वारा विकसित एक वेब आधारित भारतीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है, जो गूगल अर्थ की तरह 2D 3D उपग्रह इमेजरी मैपिंग और ग्रामीण विकास आपदा प्रबंधन के लिए भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करता है। देखिए, वन लाइनर्स आपको बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराना। सिर्फ एक लाइन से आपका काम नहीं चलेगा। प्रश्न अब डीप आने लगे हैं, तो थोड़ा कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो मेरे जो वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं, कंप्रहेंसिव होते हैं। स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जो 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक छात्रों को डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से आप बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC भारत का एक साइबर सुरक्षा और ई निगरानी घटक है, जो देश के इंटरनेट ट्रैफिक का मेटा डेटा स्कैन करके वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाता है और चेतावनी देता है। अगली जो है वो है CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स भारत सरकार का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान केंद्र है, जिसने ग्रामीण भारत में टेलीफोन क्रांति लाने के साथ साथ हाल ही में स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क तकनीकी विकसित कर राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत की है। वाहन और सारथी सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पोर्टल है, जो पूरे भारत में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को केंद्रीयकृत, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ, वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियां। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान का, बाद में हम डिटेल्स में भी इसको पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये IGMDP के जनक हैं। अग्नि, पृथ्वी और आदि मिसाइलों में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। इसरो की नींव इन्होंने रखी थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं। बार्क की स्थापना इन्होंने की थी। CV रमन प्रभाव की खोज की है। प्रकाश का प्रकीर्णन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र बोस रेडियो तरंगों की खोज और क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। सत्येंद्र नाथ बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसान कण का नामकरण किया है इन्होंने। S चंद्रशेखर तारों की संरचना और चंद्रशेखर सीमा 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, IGMDP, जिसके बारे में भी हमने बात की थी, के कारण ही भारत अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण कर रक्षा में आत्मनिर्भर बना है। ठीक है,
तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। शुरू कब हुआ था? 1983 में शुरू हुआ था, जो आपने यहां पर अभी देखा था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की थी, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत के प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग कर अनंत ऊर्जा उत्पन्न करना है। महान भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के प्रकीर्णन पर रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं, भारतीय बहुश्रुत जगदीश चंद्र बोस ने माइक्रोवेव संचार का आविष्कार किया था और क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाकर दुनिया को सिद्ध किया था कि पौधों में भी जीवन और संवेदना होती है। भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और उप परमाणु कण बोसान जैसे हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की चंद्रशेखर सीमा 1.44 और सौर द्रव्यमान की खोज की, जो बताती है कि कौन सा तारा श्वेत वामन बनेगा और कौन सा तारा सुपरनोवा विस्फोट करेगा। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन के प्रथम सफल संश्लेषण और आनुवांशिक कोड को डिकोड करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। भारत में डीएनए आधारित अपराध जांच और पैटर्निटी विवादों को सुलझाने की नींव रखने वाले डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को। भारतीय मूल के बेकंट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की 3D संरचना और कार्यप्रणाली के विस्तृत अध्ययन के लिए 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे बेकंट रमन रामकृष्णन, इन्होंने 3D संरचना बनाई थी किसकी? राइबोसोम की। इसके लिए इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। मेघनाथ साहा एक प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकविद थे, जिन्हें उनके तापीय आयनीकरण समीकरण के लिए जाना जाता है, जो तारों के स्पेक्ट्रम और उनके तापमान रासायनिक संरचना को समझने में मदद करता है। बात करते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। इन्होंने अधिक उपज वाले देने वाली गेहूं के संकर किस्मों को पेश करके देश के खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। प्रोफेसर यू आर राव इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनके मार्गदर्शन में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट 1975 डिजाइन और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। तो भारत के एक महान स्वशिक्षित गणितज्ञ थे, जिन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में असाधारण और अद्वितीय योगदान दिया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है इन्हीं की जन्म जयंती पर, श्रीनिवास रामानुजन। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पी भटकर को विदेशी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का वास्तुकार कहा जाता है। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है, जो भारत की घातक अग्नि 4 और अग्नि 5 आईसीबीएम मिसाइल परियोजनाओं का सफल नेतृत्व करने वाली महिला वैज्ञानिक है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री और पहली भारतीय दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स की स्थापना करने के कारण भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन है और भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। सलीम अली एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है और ये प्रकृतिवादी थे, जिन्हें भारत में पक्षियों के व्यवस्थित सर्वेक्षण के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत का बर्डमैन कहा जाता है, भारत का पक्षी विज्ञानी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है जीएन रामचंद्रन, एक महान भारतीय जैव विज्ञानी थे, जैव भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल संरचना की खोज की
और प्रोटीन संरचना के विश्लेषण के लिए विश्व प्रसिद्ध रामचंद्रन प्लॉट का विकास किया। असीमा चटर्जी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त की। उन्हें मलेरिया रोधी और मिर्गी रोधी दवाओं, आयुर्वेदिक पौधों से के विकास में उनके अग्रणी रासायनिक शोध के लिए जाना जाता है। कमल रणदेव एक अग्रणी भारतीय कैंसर शोधकर्ता थी जिन्होंने भारत में पहली ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की और कैंसर के विकास में आनुवंशिकी और वायरस के बीच संबंध को साबित किया। ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन्होंने किया था। अन्ना मणि भारत की एक प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थी जिन्हें भारत की वेदर वुमेन के नाम से जाना जाता है। अन्ना मणि को भारत की वेदर वुमेन यानी कि मौसम विज्ञानी के नाम से जाना जाता है जिन्होंने सौर विकिरण और पवन ऊर्जा मापने वाले उपकरणों के स्वदेशीकरण में अहम योगदान दिया। अगला है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एक प्रख्यात रसायन शास्त्री थे जिन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है जिनके अथक प्रयासों से भारत में सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। ठीक है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और विशाखापत्तनम में निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है एसएसबीएन, जिसने भारत के परमाणु त्रिकोण को पूरा किया है। ध्यान रखिएगा, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और विशाखापत्तनम में निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसने भारत की परमाणु त्रिकोण को पूरा किया है। आईएनएस विक्रांत ISE-1 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला और सबसे विशाल पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया था। तेजस LCA तेजस एडीए और HL द्वारा पूरी तरह स्वदेश में निर्मित एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग और दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है जो विदेशी MiG-21 बेड़े का अत्याधुनिक स्वदेशी विकल्प है। नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भारत का अपने 7 उपग्रहों पर आधारित स्वदेशी और पूर्णतः स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो अमेरिकी जीपीएस पर भारत की रक्षा और नागरिक निर्भरता को खत्म करता है। ये बहुत अच्छे काम हुए हैं कुछ पिछले 10-12 वर्षों में ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, पूरी तरीके से हम विदेश पर निर्भर नहीं है। भारत के परमाणु ऊर्जा बेड़े में काकरापार यूनिट 3 और 4 पहली बार पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्मित 700 मेगावाट के विशाल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। कलपक्कम में स्थित कामिनी रिसर्च रिएक्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जो थोरियम से प्राप्त यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करता है जो पूरी तरह से भारतीय स्वदेशी तकनीकी का परिणाम है। इसरो BSSC द्वारा पूरी तरह स्वदेश में विकसित प्रभा एक शक्तिशाली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर है जो रॉकेट और विमानों के वायुगतिकीय डिजाइन परीक्षण के लिए विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है MBRL है जो मात्र 44 सेकंड में 12 घातक रॉकेट दाग कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा पिनाका क्या है। DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला है भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के स्वदेशीकरण पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए इसके बूस्टर इंजन, एयरफ्रेम और सीकर को भारत में ही निर्मित करना शुरू कर दिया है जिससे स्वदेशी सामग्री 70% से अधिक हो गई है। भारत ने अपने स्वदेशी 5G नेटवर्क तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण और रोल आउट किया है जो IIT मद्रास और TCS द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ताकि चीनी टेलीकॉम उपकरणों पर निर्भरता समाप्त की जा सके। शक्ति माइक्रोप्रोसेसर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया RISC-V आधारित माइक्रोप्रोसेसर है जिसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है ताकि रक्षा और संचार क्षेत्रों में विदेशी चिप्स पर निर्भरता खत्म हो सके। अर्जुन MBT मेन बैटल टैंक भारत का पूर्णतः स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक है जिसे DRDO CBRD द्वारा विकसित किया गया है जो 120 mm की राइफल्ड गन और कंचन आर्मर अभेद्य कवच से लैस है। धनुष तोप स्वदेशी फोर्स के नाम से मशहूर भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की 38 किलोमीटर 155
एमएम आर्टिलरी गन है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड ओएफबी द्वारा पूरी तरह से भारत में निर्मित और अपग्रेड किया गया है। एएलएच ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा स्वदेश में डिजाइन और विकसित एक मल्टी रोल ट्विन इंजन वाला एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की रीढ़ बन चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आईसीएफ चेन्नई द्वारा सेमी हाई स्पीड इंजन रहित और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन है, जो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का प्रतीक है। रुस्तम रुस्तम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित हवाई वाहन है, जो सेना के लिए खुफिया निगरानी और टोही मिशन करने में सक्षम है। भारत द्वारा निर्मित स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार है, जिसे डीआरडीओ और बीईएल ने बनाया है, जो दुश्मनों की तोपों और मोर्टार की स्थिति का 50 किलोमीटर दूर से ही सटीक पता लगा लेता है। आर्मेनिया ने इसे भारत से खरीदा है। अब हम बात करेंगे भारत में उभरती प्रौद्योगिकियां और नवाचार की। तो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मशीनों कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि सीखना, तर्क करना, निर्णय लेना का अनुकरण है। इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। तो एआई का जनक किसको माना जाता है? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी। मशीन लर्निंग एमएल एआई की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से अपने आप पैटर्न पहचानने और सुधारने की क्षमता दी जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट टीवी, फ्रिज, स्मार्ट वॉच, सेंसर एक विशाल नेटवर्क है जो उन्हें इंटरनेट से जोड़ने और मानव हस्तक्षेप के बिना डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल बही खाता है, जिसमें जुड़े हुए डेटा ब्लॉक्स को हैक करना या बदलना लगभग असंभव है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सभी आभासी क्रिप्टो करेंसी किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि ये पूरी तरह से इसी सुरक्षित ब्लॉकचेन तकनीकी पर ही आधारित है। ठीक है, ब्लॉकचेन याद कर लीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल बही खाता है, जिसमें जुड़े हुए डेटा ब्लॉक्स को हैक करना या बदलना लगभग असंभव है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सभी आभासी क्रिप्टो करेंसी किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि ये पूरी तरह से सुरक्षित ब्लॉकचेन तकनीकी पर ही आधारित होती हैं। 3D प्रिंटिंग एक कंप्यूटर नियंत्रित नवाचार है जिसमें डिजिटल 3D मॉडल से सामग्री, प्लास्टिक या धातु को परत दर परत जमा करके एक वास्तविक भौतिक वस्तु जैसे कृत्रिम अंग बनाई जाती है। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक बिट्स 0 या 1 के बजाय क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स का उपयोग करते हैं, जो सुपर पोजीशन सिद्धांत के कारण एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, जिससे इनकी गणना गति अकल्पनीय रूप से तेज हो जाती है। 5G नेटवर्क वर्तमान दूरसंचार का नवीनतम मानक है, जो अल्ट्रा लो लेटेंसी, कम विलंबता और उच्च गति प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति वाले मिलीमीटर वेव 30 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है। लाइफाई लाइट फिडेलिटी वाईफाई से भी अधिक तेज एक अत्याधुनिक वायरलेस संचार तकनीकी है, जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों के बजाय दृश्यमान प्रकाश तरंगों, विजुअल लाइट, मुख्य रूप से एलईडी बल्ब की झिलमिलाहट का उपयोग करती हैं। हाइपरलूप भविष्य की एक अति तीव्र परिवहन प्रणाली का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यात्री पॉड्स, मैग्नेटिक लेविटेशन और शून्य वायु प्रतिरोध का उपयोग करके लगभग वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर वास्तविक दुनिया के दृश्य पर डिजिटल सूचना या ग्राफिक्स को सुपर इम्पोज ओवरले करती है, जैसे पोकेमॉन गो गेम, जबकि वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को हेडसेट के माध्यम से पूरी तरह से 100% कंप्यूटरीकृत जनित कृत्रिम दुनिया में विसर्जित कर देती है, यानी कि इमर्स कर देती है।
वर्चुअल रियलिटी के लिए आपको हेडसेट का प्रयोग करना पड़ता है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, आपको लगेगा कि सामने सब हो रहा है लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर, ठीक है, फोन की स्क्रीन पर। जैसे आप स्नैपचैट में बहुत सारे फिल्टर उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं को स्थानीय हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट क्लाउड के माध्यम से ऑन डिमांड सर्वर, डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे गूगल ड्राइव, AWS तक पहुंच प्रदान करती है। बिग डेटा उन विशाल और जटिल डेटा सेट के विश्लेषण की तकनीकी है जिन्हें पारंपरिक सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोसेस करना असंभव है। इसका उपयोग ई कॉमर्स और लक्षित विज्ञापनों में होता है। रोबोटिक्स में एक्ट्यूएटर्स, मोटर्स या सर्वो होते हैं जो रोबोट की मांसपेशियों के रूप में कार्य करते हैं, जो विद्युत या हाइड्रोलिक ऊर्जा को लेकर उसे भौतिक गति और बल में बदलते हैं। ड्रोन को तकनीकी विकास में यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन कहा जाता है, जिसका उपयोग कृषि, दवा छिड़काव, ई कॉमर्स डिलीवरी और रक्षा क्षेत्र में सीमा निगरानी व सटीक हमलों के लिए तेजी से बढ़ रहा है। एज कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उन्नत विकल्प है जिसमें डेटा को दूर स्थित केंद्रीकृत सर्वर के बजाय डेटा उत्पन्न करने वाले डिवाइस, सेंसर, आईओटी के बिल्कुल पास किनारे एड्ज पर ही प्रोसेस किया जाता है, जिससे विलंबता यानी कि लेटेंसी और बैंडविड्थ की बचत होती है। मेटावर्स इंटरनेट का अलग 3D अवतार है जो संवर्धित वास्तविकता, AR, आभासी वास्तविकता, VR यानी कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करके एक साझा, गहन और लगातार आभासी दुनिया बनाता है जहां लोग डिजिटल अवतारों के रूप में बातचीत कर सकते हैं। बात करें वेब 3.0 की। वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी की इंटरनेट अवधारणा है जो ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है और पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, जहां उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण होगा। वेब 2.0 की तरह टेक कंपनियों की नहीं। डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली या मशीन जैसे स्मार्ट सिटी या जेट इंजन का एक सटीक और रियल टाइम आभासी मॉडल होता है। क्या? डिजिटल ट्विन, जिसका उपयोग परीक्षण, भविष्यवाणी और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जैसे न्यूरोलिंक है, ये एलन मस्क का है, एक उभरती हुई न्यूरो टेक्नोलॉजी है जो मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर या बाहरी डिवाइस से जोड़ती है, जिससे लकवाग्रस्त मरीज केवल सोचकर रोबोटिक हाथ या कंप्यूटर कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। जीन साइलेंसिंग RNA इंटरफेस एक अत्याधुनिक आनुवांशिक तकनीकी है जिसमें किसी विशेष रोग पैदा करने वाले जीन की अभिव्यक्ति को हमेशा के लिए चुप यानी कि स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इसका उपयोग हंटिंगटन रोग या कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। विज्ञान की यह नई शाखा है जिसमें शून्य से नए और कृत्रिम जैविक भागों, उपकरणों और प्रणालियों को डिजाइन और निर्मित किया जाता है। यह मौजूदा प्राकृतिक जीवों को उपयोगी कार्यों जैसे जैव ईंधन या नई दवाई बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ जो आपके सिलेबस में है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो भारत के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष मिशन हैं, उनके बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्यभट्ट लॉन्च वर्ष है 1975 में। कॉस्मोस 3M रूसी प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी और प्रायोगिक उपग्रह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1 के बारे में जो 2008 में लॉन्च होता है PSLV C11 प्रक्षेपण यान से। चंद्रमा पर पानी के अणुओं H2O की पहली पुष्टि करता है ये। मंगलयान मॉम 2013 PSLV C25 से प्रक्षेपित किया गया। भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 3 2023 में अल्बियम 3M4 से लॉन्च किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव शिव शक्ति पॉइंट पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की बात करता है। आदित्य L1 2023 में लॉन्च होता है PSLV C57 के द्वारा और यह भारत का पहला सूर्य मिशन है जो L1 पॉइंट पर स्थापित हुआ। गगनयान प्रस्तावित है HLV M3 के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। बात करते हैं इसरो की। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है, की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे इसकी लगातार सफल उड़ानों के कारण इसरो का वर्क हॉर्स सबसे भरोसेमंद रॉकेट कहा जाता है। जीएसएलवी विशेष रूप से इनसैट और जीसैट जैसे भारी संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की उच्च भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने वाला शक्तिशाली 3 चरण का रॉकेट है। रॉकेट के सबसे ऊपरी चरण में प्रयुक्त क्रायोजेनिक इंजन एक उच्च दक्षता तकनीकी है, जिसमें अत्यंत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन और तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीकारक का उपयोग होता है। चंद्रयान 1 2008 के मून इम्पैक्ट प्रोब एमआईपी ने दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के अणुओं की निर्णायक पुष्टि की थी। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में आर्म कहा गया, ने मॉम 2014 में कक्षा में प्रवेश करते हुए किसकी कक्षा में? मंगल की। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना और कुल मिलाकर चौथा बना। इसे 2000 रुपए के नए नोट पर छापा गया था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसे उपलब्धि के कारण 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सटीक लैंडिंग पॉइंट को भारत सरकार द्वारा शिव शक्ति पॉइंट का आधिकारिक नाम दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य के क्रोमोस्फियर, कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला सौर मिशन है, जिसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 L1 की प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा LEO में ले जाएगा। इसके परीक्षण के लिए व्योम मित्र नामक अर्ध मानवीय रोबोट बनाया गया है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की विषुवत रेखा के ठीक ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी की घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है, जिससे ये आकाश में एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं। रिमोट सेंसिंग दूर संवेदी उपग्रहों मुख्यतः एलईओ का प्रयोग बिना छुए पृथ्वी की सतह की स्कैनिंग कर मौसम की भविष्यवाणी, कृषि मैपिंग और प्राकृतिक संसाधनों खनिज जंगल के सर्वेक्षण में होता है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना इसकी 1958 में होती है। इसका आर्टेमिस मिशन 50 से अधिक वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों जिसमें पहली महिला शामिल होगी को चंद्रमा पर वापस उतारने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। कौन सा? आर्टेमिस मिशन। नासा ईएसए और सीएसए का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का अब तक का सबसे शक्तिशाली दूरबीन है, जो हबल टेलीस्कोप का उन्नत उत्तराधिकारी है और ब्रह्मांड की पहली आकाश गंगाओं का अध्ययन कर रहा है। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सपीओसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और पल्सर जैसे तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। निसार नासा की है इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जो जलवायु परिवर्तन, बर्फ के पिघलने और भूकंप, सुनामी जैसे खतरों की सटीक मैपिंग करता है। स्पेस जंक या अंतरिक्ष मलबा पुराने मृत उपग्रहों और रॉकेट के बचे हुए टुकड़ों को कहते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में तेज गति से घूम रहे हैं और चालू उपग्रहों स्पेस स्टेशन के लिए भारी खतरा पैदा करते हैं। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा विकसित एक नया छोटा और कम लागत वाला रॉकेट है, जो मुख्य रूप से नैनो और माइक्रो उपग्रहों को ऑन डिमांड आधार पर निचली पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LMB-3 है,
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे पहले जीएसएलवी MK3 कहा जाता था, जो पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में 8000 किलोग्राम 8 टन और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा जीटीओ में 4 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर भारत सरकार द्वारा 2020 में स्थापित एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना और अधिकृत करना और विनियमित करना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली वाणिज्यिक शाखा है, जो इसरो के अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं का व्यावसायिक दोहन करती है। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने 2023 में TVD-1 टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड फ्लाइट 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता और सुरक्षा को प्रमाणित करना था। एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है, जो एक ही समय में एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में ब्रह्मांड का अध्ययन करने में सक्षम है। शुक्रयान 1 इसरो का प्रस्तावित वीनस ऑर्बिटर मिशन है, जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के रहस्यमयी और घने वायुमंडल सतह और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करना है। इसरो द्वारा लगातार विकसित किया जा रहा है RLV-TD रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर भारत का स्पेस शटल है, जो उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर हवाई जहाज की तरह रनवे पर वापस लौट सकता है। पुनः प्रयोज्य है, जिससे प्रक्षेपण लागत में भारी कमी आएगी। ल्यूपेक्स मिशन ये लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का एक आगामी संयुक्त चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल और अन्य संसाधनों की खोज के लिए एक रोवर भेजेगा। अब हम बढ़ेंगे अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ, रक्षा प्रौद्योगिकी की तरफ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन रहने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी कमेंट किया करिए आप जिस एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम जरूर कमेंट में लिखा करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की प्रमुख मिसाइलों को DRDO द्वारा। अग्नि-V यानी कि अग्नि-5 सतह से सतह की सरफेस टू सरफेस वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ISBM टेक्निक पर आधारित है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 5000 से अधिक किलोमीटर की इसकी रेंज है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस संयुक्त उपक्रम द्वारा बनाई गई है। ध्वनि से 3 गुना तेज 2.8 मैक की गति से यह दौड़ती है। ये पाकिस्तान पर इस्तेमाल की जा चुकी है। आकाश सतह से हवा में वार करने वाली यह मिसाइल है। सरफेस टू एयर मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, हवा में लक्ष्य नष्ट करना इसका काम है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर यह आधारित है। अस्त्र हवा से हवा एयर टू एयर AM पर आधारित है। BBR दृश्य सीमा से परे स्वदेशी मिसाइल सुखोई तेजस में ये प्रयुक्त होती है। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1958 में भारतीय सेनाओं को स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों, रडार और मिसाइलों से लैस करने के लिए की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला विशेषकर अग्नि-5 जो 5000 किलोमीटर भारत की परमाणु निवारक क्षमता की रीढ़ है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत और रूस का सफल संयुक्त उपक्रम है। यह एक अत्यंत घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति है 2.8, जिसे जल, थल व वायु तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। अगली जो मिसाइल है वो है पृथ्वी, भारत के IGM-DP के तहत निर्मित है। पहली स्वदेश निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मोबाइल रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देती है। इसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बहुत हुआ था। नाग एक अचूक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है और भारी बख्तरबंद टैंकों को नष्ट करती है। इसका हेलीकॉप्टर संस्करण है हेलिना। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी VVR दृश्य सीमा से परे
मिसाइल है जिसे सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमानों में एकीकृत किया गया है। पिनाका बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो केवल 44 सेकंड के भीतर 12 घातक उच्च विस्फोटक रॉकेट दागने में सक्षम है। S-400 ट्रायम्फ दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे भारत ने रूस से 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के हमले रोकने के लिए खरीदा है। राफेल एक अमनोरियोल अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन से खरीदा है। यह उल्का और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है। चिनूक एक हैवी लिफ्ट भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर है और अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत अटैक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये दोनों भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। कंपनी है बोइंग। निर्भय डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से कम तेजी से ट्री टॉप लेवल पर उड़कर रडार से बचती है, यानी कि बहुत नीचे उड़ती है पेड़ों के ऊपर। प्रलय भारत की एक नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक सामरिक मिसाइल है जो हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। 295 विमान भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन एयरवेज और भारत टाटा एडवांस सिस्टम्स वडोदरा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया जा रहा है। एक सामरिक परिवहन विमान है। यह भारत में सैन्य विमानों का पहला निजी निर्माण है। आयरन डोम इजराइल की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावी मोबाइल ऑल वेदर वायु रक्षा प्रणाली है जो कम दूरी के रॉकेटों और तोपखानों के गोलों को हवा में ही ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर देती है। K-15 सागरिका डीआरडीओ द्वारा विकसित एक पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है जो मुख्य रूप से आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर तैनात है और भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को सुनिश्चित करती है। K-4 मिसाइल एक उन्नत परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह भारत को समुद्र के नीचे से दुश्मन के बहुत दूर के ठिकानों को नष्ट करने की भारी ताकत प्रदान करती है। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डीआरडीओ की एक अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली है जो एक सुपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से हल्के टॉर्पीडो को बहुत लंबी दूरी तक हवा में ले जाकर पानी में छोड़ती है। रुद्रम एक भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे सुखोई 30 से दागा जाता है और जो मुख्य रूप से दुश्मन के रडार संचार केंद्रों और वायु रक्षा प्रणालियों के सिग्नल को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई है। वरुणास्त्र भारतीय नौसेना के लिए पूरी तरह स्वदेश में डिजाइन और विकसित एक उन्नत हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जिसे सतह के जहाजों से दागा जा सकता है और गहरे पानी में छिपी शांत पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। माइक और प्रहार मिसाइलों के क्षेत्र में उन्नत हथियार हैं जहां प्रहार 150 किलोमीटर रेंज वाली एक ठोस ईंधन सामरिक सतह बैलिस्टिक मिसाइल है जो पुरानी अप्रचलित मिसाइलों को रिप्लेस कर रही है। आईएनएस विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और बराक 8 रक्षा मिसाइलों से पूरी तरह लैस है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क भारत के परमाणु अनुसंधान का केंद्र है जिसे 1954 में डॉक्टर होमी भाभा द्वारा ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। यही अप्सरा और ध्रुव रिएक्टर है। भारत ने अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था जिसका सीक्रेट कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत का दूसरा परमाणु हथियार परीक्षण थर्मो न्यूक्लियर बम सहित मई 1998 में पोखरण में हुआ था और इसका जो नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। परमाणु बम का अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है यानी कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है जिसमें U-235 जैसे भारी नाभिक न्यूट्रॉन के टकराने पर टूटते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा और हाइड्रोजन बम दोनों का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है जबकि अत्यधिक ताप पर हल्के हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते हैं। बिजली बनाने वाले वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन की दर
को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है जो न्यूट्रॉन सोख लेती हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, टैप्स, महाराष्ट्र, अमेरिका के सहयोग से निर्मित भारत का सबसे पुराना 1969 और पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कुडनकुलम KKNPP, तमिलनाडु, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक प्लांट है जिसे रूस की तकनीकी और वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत में यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम 232 के विशाल प्राकृतिक भंडार भारत में केरल और ओडिशा तट पर की मोनोजाइट रेत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोनोजाइट रेत में नवीकरण सौर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनके निर्माण में मुख्य रूप से सिलिकॉन नामक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का परम स्वच्छ ईंधन है जो नवीकरणीय ऊर्जा सौर पवन का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में गन्ने या मक्के से प्राप्त जैव ईंधन इथेनॉल का पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग की जाती है। वर्तमान में लक्ष्य 20% रखा गया है E20, जिससे तेल आयात घटता है और प्रदूषण कम होता है। बायोगैस प्लांट गोबर गैस में जैविक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अवायवीय में सड़ाने से मुख्य रूप से 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होती है। लिथियम आयन बैटरी वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन्स में प्रयुक्त सबसे आम और हल्की रिचार्जेबल बैटरी तकनीकी है। भारत में इसका भंडार जम्मू कश्मीर मिला है। किसका? लिथियम का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 में स्थापित एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और उद्देश्य सौर ऊर्जा को विश्व भर में बढ़ावा देना है। PM कुसुम योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उनके बंजर भूमि और सौर पंप और ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी सब्सिडी देना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक हब बनाना है जिसके वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण एक समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए महासागर के गर्म सतह के पानी और गहरे ठंडे पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करती है। कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है जो ईंधन प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग करने की तुलना में अधिक नया ईंधन प्लूटोनियम पैदा करता है और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय संलयन उपकरण है जिसमें भारत सहित 35 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य नाभिकीय संलयन सूर्य की तरह को एक बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में साबित करना। अगला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। भविष्य की उन्नत परमाणु भट्टियां हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट। ये पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में छोटे, बहु सुरक्षित, निष्क्रिय सुरक्षा और कारखाने में असेंबल करके किसी भी स्थान पर ले जाए जाने योग्य होते हैं। बायोजेट ईंधन विमानन उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मुख्य रूप से गैर खाद्य तेलों जेट रोफा के बीच कृषि अपशिष्ट या उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल से बनाया जाता है जिसका सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान में किया गया है। अब हम बात करेंगे नैनो प्रौद्योगिकी का अवलोकन जो आपके सिलेबस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ही हम बात करने वाले हैं, पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो लाइक कर लिया। नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक पैमाने पर नैनो स्केल पर पदार्थों में हेरफेर करने का विज्ञान है। यह 1 से 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर के आकार के छोटे पदार्थों के अध्ययन से संबंधित है। नैनो स्केल क्या होती है? 1 से लेकर 100 nm पर पहुंचने के बाद किसी भी सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुण जैसे रंग, मजबूती, चालकता और प्रतिक्रियाशीलता मैक्रो स्केल की तुलना में पूरी तरह से बदल जाते हैं। ग्राफीन क्या है? कार्बन परमाणुओं की हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित केवल एक अणु पतली 2D परत है।
ये दुनिया की सबसे पतली सामग्री होने के बावजूद स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत और तांबे से बेहतर सुचालक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं? तो बेलनाकार ग्राफीन परतों से बने नैनो स्केल ट्यूब हैं। अपनी असाधारण तन्य शक्ति और हल्के वजन के कारण ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हल्के ढांचे और ऊर्जा भंडारण में क्रांतिकारी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अनुप्रयोग लक्षित दवा विस्तरण है, जहां नैनो कणों का उपयोग करके दवा को सीधे कैंसर या ट्यूमर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य कोशिकाएं बच जाती हैं। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित अति सूक्ष्म नैनो कण सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैं, जो अपने आकार के आधार पर अत्यंत विशिष्ट रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनका उपयोग उन्नत QLED टीवी स्क्रीन और मेडिकल इमेजिंग में होता है। नैनो सिल्वर क्या है? और नैनो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग अपने शक्तिशाली जीवाणुरोधी और स्व-सफाई गुणों के कारण कॉस्मेटिक्स, सनस्क्रीन, बैंडेड और दुर्गंध रहित मोजे कपड़ों में किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया भारत के इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला है। नैनो कणों के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसमें एक छोटी सी बोतल पारंपरिक यूरिया की पूरी बोरी को प्रतिस्थापित कर देती है, जिससे मिट्टी का प्रदूषण बचता है। फुलरीन C60 कार्बन का एक नैनो अपरूप है, जो एक खोखले फुटबॉल के आकार का अणु है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा पहली बार प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में अपनी ऐतिहासिक भाषण देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में दुनिया के सामने प्रस्तुत की थी। कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के तहत नैनो सेंसर का उपयोग किया जा रहा है, जो मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की कमी और फसल में बीमारियों, रोगजनकों का बहुत प्रारंभिक चरण में ही सटीक पता लगा सकते हैं, जिससे पानी और कीटनाशकों की भारी बचत होती है। चिकित्सा क्षेत्र में नैनोबोट्स या नैनो रोबोट सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के अंदर यात्रा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका भविष्य में मुख्य उपयोग हृदय की धमनियों में जमे हुए प्लेक को साफ करने और रक्त के थक्कों को बिना सर्जरी के घोलने में किया जाएगा। डेंड्रीमर्स नैनो टेक्नोलॉजी में अत्यधिक शाखाओं वाले और पेड़ की तरह दिखने वाली पॉलीमर अणु हैं। इनके विशिष्ट आकार और खाली जगहों के कारण इनका सबसे प्रभावी उपयोग दवा वितरण और जीन थेरेपी में वाहक के रूप में होता है। नैनो सामग्री बनाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। टॉप डाउन दृष्टिकोण से, जिसमें बड़ी सामग्री को काटकर छोटा किया जाता है, और बॉटम अप दृष्टिकोण, जिसमें सामग्री को परमाणु दर परमाणु, अणु दर अणु जोड़कर बनाया जाता है। कार्बन डॉट्स क्या है? 10 नैनोमीटर से भी छोटे कार्बन नैनो कण हैं, जो विषाक्तता रहित और बायोकैम्पिटेबल होने के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदीप्ति दिखाते हैं। इनका उपयोग मेडिकल इमेजिंग, कैंसर सेल ट्रैकिंग में जहरीले क्वांटम डॉट्स के सुरक्षित विकल्प के रूप में होता है। सौंदर्य प्रसाधन और सनस्क्रीन लोशन में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कणों का भारी उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे हानिकारक यूवी किरणों को प्रभावी ढंग से ब्लॉक करते हैं और त्वचा पर सफेद दाग भी नहीं छोड़ते हैं। भारत सरकार ने देश में नैनो विज्ञान अनुसंधान और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2007 में नैनो मिशन नैनो विज्ञान की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज नैनो तकनीकी के वैज्ञानिक प्रकाशनों में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत। क्विक रिवीजन के लिए एक टेबल हम देखते हैं और अपना थोड़ा वन लाइनर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? अपराधियों की पहचान और पितृत्व विवाद सुलझाने में जनक हैं इसके सर एलेक जेफरीज। CRISPR Cas9 अनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए सटीक जेन एडिटिंग आणविक कैंची। क्लोनिंग क्या है? दैहिक कोशिकाओं से समान जीव बनाना, जैसे डॉली भेड़ पहला स्तनधारी क्लोन था। बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक रूप से स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक संशोधित जीएम फसल है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक है। लैब में निषेचन कर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित
करना। तो कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। आनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का विश्व प्रसिद्ध डबल हेलिक्स द्विकुंडलिनी मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो आनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए का मॉडल जो था, डबल हेलिक्सिक मॉडल था, वो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। स्टेम सेल मूल कोशिकाएं शरीर की वह मास्टर कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजित होने और शरीर के किसी भी विशिष्ट अंग या ऊतक जैसे हृदय की पेशी न्यूरॉन का रूप लेने और उसे रिपेयर करने की असीमित क्षमता होती है। CRISPR Cas9 क्रिस्पर Cas9 एक अत्यंत सटीक और क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीकी है जो आणविक कैंची की तरह डीएनए अनुक्रम को आसानी से काटने, हटाने या जोड़ने की सुविधा देती है। IVF इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी में महिला के अंडे को प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु के साथ कृत्रिम रूप से निषेचित यानी कि फर्टिलाइज कराकर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है कि एक बार भ्रूण बन गया फिर उसको गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। सरोगेसी क्या है? किराए की कोख में एक महिला सरोगेट मदर किसी अन्य दंपत्ति के लिए उनके भ्रूण को अपने गर्भाशय में रखकर बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है। भारत में अब व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है। शाहरुख खान का जो सबसे छोटा लड़का है वो इसी से पैदा हुआ है, सरोगेसी से। बीटी कॉटन कपास के बीज में वैसिलस थुरिजियनियस जीवाणु का जीन डालकर बनाई गई कीट प्रतिरोधी गुलाबी सुंडी के खिलाफ किस्म है जो भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र व्यावसायिक जीएम फसल है। गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है जिसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा के लिए विकसित किया गया है ताकि विकासशील देशों में बच्चों को अंधेपन से बचाया जा सके। 1996 में इयान बिलमुट द्वारा बनाई गई डॉली नामक भेड़ एक वयस्क दैहिक कोशिका है से सफलतापूर्वक उत्पन्न दुनिया का पहला क्लोन स्तनधारी जीव था। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, जबकि सबसे पहले जीवित बैक्टीरिया की खोज लीवन-हॉक ने की थी। ठीक है, जीवित बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज लीवन-हॉक ने की थी और वायरस यानी कि विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। दुनिया के सबसे पहले टीके चेचक की वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, जिन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की युगांतरी खोज फ्रांसीसी सूक्ष्मजीव विज्ञानी लुई पास्चर ने की थी। दुनिया के प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की आकस्मिक खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलियस नोटेटम नामक कवक से की थी। वैक्सीन शरीर में मृत या कमजोर रोगाणु प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडीज के उत्पादन के लिए प्रेरित करती है और कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक वैश्विक खतरा है जो तब होता है जब बैक्टीरिया या वायरस उत्परिवर्तित होकर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के कारण। CAR-T सेल थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी आधुनिक ब्लड कैंसर उपचार की तकनीकी है जिसमें रोगी के टी सेल्स को लैब में जेनेटिकल मॉडिफाई कर वापस शरीर में डाला जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय डीएनए अनुक्रम के आधार पर पहचान करने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक जेफरीज हैं। भारत में इसके जनक डॉक्टर लालजी। बायोरेमेडिएशन एक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है जिसमें सीवेज जल या तेल रिसाव जैसे ऑयल जैपर जीवाणु को शुद्ध करने के लिए जीवित सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला अतिरिक्त गोलाकार और स्व प्रतिकृति बनाने वाला डीएनए अणु है जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में विदेशी जीन को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में व्यापक उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित बायोटेक किसान योजना कृषि नवाचार को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने की एक अनूठी पहल है। याद रखिएगा,
बायोटेक किसान किसके लिए है? कृषि नवाचार को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह तकनीकी है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों जैसे मानव और बैक्टीरिया के डीएनए को कृत्रिम रूप से जोड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस तकनीक से मानव इंसुलिन का औद्योगिक उत्पादन होता है। बात करते हैं बायोरिएक्टर की। बड़े बेलनाकार बर्तन या स्टेनलेस स्टील के टैंक होते हैं जिनमें विशिष्ट एंजाइमों, सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को अत्यधिक नियंत्रित वातावरण, तापमान, पीएच में जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों, दवाओं, टीकों में परिवर्तित किया जाता है। ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसस सेरेविसिया एक कोशिकीय कवक है का उपयोग अवावीय श्वसन द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर बेकरी ब्रेड को फुलाने और ब्रूअरी उद्योग शर्करा को एथिल अल्कोहल में बदलने में किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा ये कठिन टर्मिनोलॉजी है, कठिन शब्दावली है, इसको आपको थोड़ा कठिनाई से ही पढ़ना पड़ेगा। अब जो कठिन है वो कठिन है, वो जब आप बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी दी है, उसमें मैं आपको बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको चीज़ें कुछ कठिन लग रही होंगी लेकिन आप जब बार बार उसको देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, जीएम फसलों और खतरनाक सूक्ष्म जीवों के आयात, निर्यात और परीक्षण और व्यावसायिक रिलीज को पर्यावरण मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा सख्ती से विनियमित और अनुमोदित किया जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP 1990 से 2003 तक चला एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान था जिसका मुख्य लक्ष्य मानव डीएनए में मौजूद सभी 3 बिलियन से अधिक बेस पेयर्स का सटीक अनुक्रम और मैपिंग करना था। पीसीआर तकनीक कैरी मुलिस द्वारा खोजी गई थी। एक प्रयोगशाला पद्धति है जिसका उपयोग डीएनए के एक बहुत छोटे खंड की लाखों करोड़ प्रतियां कुछ ही घंटों में बनाने के लिए किया जाता है। कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच और फॉरेंसिक में यह सबसे महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उत्पन्न प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडी की नकल करता है। इन्हें हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा एक ही सफेद रक्त कोशिका से क्लोन करके बनाया जाता है और ये कैंसर कोशिकाओं जैसे विशिष्ट लक्ष्यों से बंधते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीव विज्ञान की वह उभरती हुई अंतःविषय शाखा है जो बड़े और जटिल जैविक डेटा जैसे डीएनए अनुक्रम, प्रोटीन संरचना को संग्रहित, पुनर्प्राप्त, व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी और सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करती है। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा और अधिकार संबंधी मुद्दे जो आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पेटेंट क्या होता है? नए वैज्ञानिक आविष्कारों, उत्पादों या तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए यह होता है। आवेदन की तिथि से 20 वर्ष के लिए यह होता है और इसके बाद यह सार्वजनिक हो जाता है। कॉपीराइट क्या है? साहित्यिक, कलात्मक कार्य, संगीत, किताबें और सॉफ्टवेयर कोड के लिए। लेखक का जीवन काल प्लस मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक इसकी वैधता होती है। ट्रेडमार्क क्या है? ब्रांड का नाम, लोगो, प्रतीक या व्यावसायिक स्लोगन है, जैसे एप्पल का लोगो। इसकी जो पीरियड होता है वो 10 वर्ष होता है। इसे अनिश्चित काल तक नवीनीकृत, रिन्यू किया जा सकता है। जीआई टैग क्या है? किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न कृषि या हस्तशिल्प उत्पाद है। 10 वर्ष इसकी भी वैधता होती है और नवीनीकृत किया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर व्यक्ति को उसके दिमाग की रचनाओं, आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम के उपयोग पर एक निश्चित समय के लिए दिया गया विशेष कानूनी अधिकार और एकाधिकार है। विश्व स्तर पर आईपी अधिकारियों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार के लिए WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 26 अप्रैल को विश्व आईपी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस। ट्रिप्स समझौता क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है जो सदस्य देशों के लिए आईपीआर विनियमन न्यूनतम मानक तय करता है। पेटेंट क्या है? किसी नए और उपयोगी आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए
आविष्कारक को सरकार द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत यह आवेदन की तिथि से ठीक 20 वर्ष के लिए वैध होता है। कॉपीराइट क्या है? मूल साहित्यिक, कलात्मक, संगीत संबंधी कार्यों जैसे किताबें, फिल्में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड की सुरक्षा करता है। भारत में इसकी वैधता निर्माता के जीवन काल और उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक होती है। ट्रेडमार्क क्या है? कोई भी पहचाने योग्य संकेत, डिजाइन, लोगो या शब्द जो किसी एक व्यवसाय के उत्पादों, सेवाओं को दूसरे से अलग करता है। यह 10 वर्ष के लिए मिलता है और इसे असीमित बार नवीनीकृत किया जा सकता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग उन उत्पादों, कृषि, प्राकृतिक या हस्तशिल्प पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से आते हैं और जिनकी गुणवत्ता उस मूल के कारण है। भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 से ये दिए जाते हैं। भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को इसकी अनूठी गुणवत्ता के स्वाद के लिए प्रदान किया गया था। जीआई टैग की वैधता 10 साल होती है। बायोपायरेसी वह गैर कानूनी प्रथा है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय समुदायों की सहमति या उचित मुआवजा दिए बिना उनके पारंपरिक ज्ञान या जैविक संसाधनों जैसे हल्दी, नीम, बासमती का पेटेंट कराकर व्यवसायिक लाभ कमाती हैं। भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी टेकेडीएल सीएसआईआर द्वारा स्थापित है का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों, आयुर्वेद, योग के पेटेंट की गलत तरीके से मंजूरी को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय से रोकना है। औद्योगिक डिजाइन आईपीआर का वह रूप है जो किसी वस्तु की केवल सजावटी या सौंदर्य संबंधी भौतिक उपस्थिति, आकार, पैटर्न, रंग की रक्षा करता है, न कि उसकी तकनीकी कार्यप्रणाली की। भारत में सदाबहारकरण की अनुमति नहीं है पेटेंट अधिनियम की धारा 3D के तहत। इसका अर्थ है कि फार्मा कंपनियां पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए पुरानी दवा में मामूली या निरर्थक बदलाव करके नया पेटेंट प्राप्त नहीं कर सकती हैं। नोवार्टिस केस में यह तय हुआ था। वर्ण कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानून की आधारशिला है जो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण और रचनाकारों को उनके कार्यों पर नियंत्रण और अधिकार प्रदान करने वाला पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 एक अनूठा बौद्धिक संपदा कानून है जो नई पौधों की किस्मों को विकसित करने वाले प्रजनकों के पेटेंट अधिकारों और पारंपरिक बीजों का संरक्षण करने वाले किसानों के अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर पर बने 3D ट्रांजिस्टर लेआउट डिजाइनों को भारत में 10 वर्ष की अवधि के लिए बौद्धिक संपदा के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ट्रेड सीक्रेट आईपीआर का वह रूप है जिसमें किसी कंपनी को की अत्यंत गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जैसे कोको कोला का फार्मूला या गूगल का सर्च एल्गोरिथम की रक्षा बिना किसी सरकारी पंजीकरण के की जाती है, बशर्ते कंपनी इसे गुप्त रखने के लिए उचित कदम उठाए। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 84 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग का एक विशेष प्रावधान है जहां राष्ट्रीय आपातकाल या दावा की अत्यधिक कीमत होने पर सरकार किसी अन्य कंपनी को पेटेंट धारक की सहमति के बिना ही उस जीवन रक्षक दवा को बनाने और बेचने की अनुमति दे सकती है, जैसे भारत में निक्षावर दवा के लिए। इंटरनेट पर बिना अनुमति और भुगतान के किसी कॉपीराइट संरक्षित सामग्री जैसे फिल्में, सॉफ्टवेयर, किताबें या संगीत की अवैध नकल, कॉपी, वितरण और बिक्री करने के अपराध को डिजिटल पायरेसी कॉपीराइट उल्लंघन कहा जाता है जो मनोरंजन उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है डिजिटल अधिकार और संबंधित चिंताएं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ऐतिहासिक केस पुट्टास्वामी फैसले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक और डिजिटल अधिकार घोषित किया है। भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा और टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित और लागू किया गया है। नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट तटस्थता वह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर मौजूदा सभी डेटा, वेबसाइटों और एप्स के साथ समान व्यवहार
समान गति करना चाहिए और किसी को भी ब्लॉक, धीमा या अलग से शुल्क नहीं लेना चाहिए। डार्क वेब इंटरनेट का वह छिपा हुआ और एन्क्रिप्टेड हिस्सा है जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे टॉर ब्राउज़र की आवश्यकता होती है और जिसे गूगल जैसे सामान्य सर्च इंजन ढूंढ नहीं सकते। यह अवैध व्यापार और साइबर अपराधों के लिए बदनाम है। फिशिंग क्या है? एक आम साइबर धोखाधड़ी है जिसमें हैकर बैंक या किसी विश्वसनीय संस्था के नाम से नकली और भ्रामक ईमेल या वेबसाइट बना लेते हैं। एसएमएस भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की निजी जानकारी, डेटा चुरा लेते हैं। रैंसमवेयर क्या है? एक बेहद खतरनाक मेलवेयर है जो पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को पूरी तरह एनक्रिप्ट यानी कि लॉक कर देता है और उसे वापस डिक्रिप्ट के बदले भारी फिरौती, रैंसम मांगता है, जो अक्सर बिटकॉइन में मांगी जाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता देने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया है, जिसकी धारा 66C पहचान की चोरी से संबंधित है। डीप फेक एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके बनाया गया एक अत्यंत यथार्थवादी लेकिन फर्जी वीडियो ऑडियो है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को दूसरे पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जो डिजिटल पहचान और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। डिजिटल डिवाइड समाज में उन लोगों, शहरी अमीर के बीच की खाई या असमानता को दर्शाता है जिनकी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, स्मार्टफोन तक आसान पहुंच है और वे लोग ग्रामीण गरीब जो इससे पूरी तरह वंचित हैं। इंटरनेट पर भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगोटन, व्यक्ति का वह निजता अधिकार है जो उसे इंटरनेट, सर्च इंजन या डेटाबेस से अपनी निजी और संवेदनशील जानकारी को हटाने या मिटाने का अधिकार देता है जब वह जानकारी अब प्रासंगिक ना हो। डेटा स्थानीयकरण भारत सरकार की वह नीतिगत मांग है जिसके तहत विदेशी भुगतान कंपनियों जैसे मास्टर कार्ड, वीजा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय नागरिकों का डेटा विशेष रूप से भारत की भौतिक सीमाओं के भीतर स्थित सर्वरों पर ही स्टोर करना अनिवार्य है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम में वह अज्ञात सुरक्षा खामी या दोष है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को पता नहीं होता है और हैकर्स इसका फायदा उठाकर हमला करते हैं, जिससे पैच बनाने के लिए 0 दिन मिलते हैं। वॉटनेट क्या है? हैकर्स द्वारा नियंत्रित इंटरनेट से जुड़े संक्रमित उपकरणों का एक विशाल नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस सर्वर पर इतना नकली ट्रैफिक भेजने के कि क्रैश हो जाए हमले शुरू करने के लिए किया जाता है। केरल उच्च न्यायालय फहीमा सरीन मामला 2019 ने एक ऐतिहासिक फैसले में इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा मानते हुए इसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, तो केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को, राइट टू इंटरनेट एक्सेस को, एक मौलिक अधिकार बताया है। साइबर बुलिंग डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया मैसेजिंग के माध्यम से जानबूझकर किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चों या किशोरों को डराने, धमकाने, शर्मिंदा करने या परेशान करने का एक गंभीर ऑनलाइन अपराध है जो मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। डॉक्सिंग क्या है? निजी जानकारी सार्वजनिक करना साइबर स्पेस में एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य है जिसमें इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की निजी पहचान योग्य जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर या बैंक खाते को उसकी सहमति के बिना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर्स किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर, स्मार्टफोन या सर्वर की प्रोसेसिंग पावर पर छिपकर नियंत्रण कर लेते हैं और उसका उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी माइन खनन के लिए करते हैं। शेयरिंग क्या है? शेयर प्लस पेरेंटिंग वह अभ्यास है जिसमें माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें, वीडियो और व्यक्तिगत विवरणों को सोशल मीडिया पर अत्यधिक साझा करते हैं, जो भविष्य में बच्चों की निजता के उल्लंघन, पहचान की चोरी और चेहरे के डेटा के दुरुपयोग का कारण बन सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? वह डेटा का निशान है जो इंटरनेट का उपयोग करते समय आप अनजाने में पीछे छोड़ देते हैं, जैसे आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटें, खोजा गया इतिहास,
सोशल मीडिया पोस्ट और लोकेशन डेटा जो विज्ञापन दाताओं या हैकर्स द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। स्प्लिटर नेट, ये क्या है? साइबर बल्कनाइजेशन वर्तमान इंटरनेट का वह स्वरूप है जहां दुनिया का खुला और वैश्विक इंटरनेट भू राजनीतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप जैसे चीन का ग्रेट फायरवॉल के कारण अलग अलग और असंबद्ध राष्ट्रीय नेटवर्कों में टूट रहा है, विभाजित इंटरनेट हो रहा है। तो ये रहे आपके 250, वो भी हाई क्वालिटी के। देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जब भी कमेंट किया करिए, प्लीज एग्जाम जरूर मेंशन किया करिए। जैसे लेखपाल का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, पुलिस का कर रहे हैं, तो एग्जाम का मेंशन जरूर किया करिए। रही बात कंटेंट की आज की, देखिए थोड़ा कठिन कंटेंट था, तो 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी समझ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा कठिन होता ही है। अब इसमें मैं आपको बहुत छोटी-छोटी चीजें पढ़ा नहीं सकता कि यही आएगा। कठिन चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, आसान चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी और जो आपके पीवाईक्यूज हैं, पुराने पेपर्स में प्रश्न, उनको भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आप भविष्य के एग्जाम के लिए तैयार रहें। हमारा उद्देश्य। रही बात इस वीडियो की, इस कंटेंट की, पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहां पर आप मैसेज करके हम हमारी सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।